शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ पिछले 20 साल से। अभी अरब न्यूज़ एक मिडिल ईस्ट का अखबार है, उसी का मैं इंडिया कॉरेस्पोंडेंट हूँ। और मेरा दक्षिण एशिया में ट्रैवल करने का, कवरेज करने का, अफ़गानिस्तान हो चाहे और भी कहीं भी साउथ एशिया में काफ़ी अनुभव रहा है पिछले 15 साल से ज़्यादा। और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते रहा हूँ। ये इज़राइल पैलेस्टीन का जो मसला है और जो आजकल जो वहाँ घटनाएं हो रही हैं, मैं अब इसमें इतिहास में जाना नहीं चाहता। आपको भी आई एम श्योर कि जो आप लोग इतिहास मोटा मोटी जानते होंगे क्या इतिहास है। मैं जो सच्चाई है, अभी टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, यहाँ आज के डिस्कशन का है पैलेस्टीन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, द ट्रूथ एक्सप्लेन्ड। द ट्रूथ एक्सप्लेन, सच्चाई। अब ट्रूथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक कॉन्सेप्ट है आज के पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स, मतलब ये सच्चाई जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको मानता नहीं, वो पोस्ट ट्रूथ है। और ये आपको जो पब्लिक ओपिनियन है और जो पर्सनल बिलीव्स है, ये ऐसे शेप करता है जो सच्चाई से शेप नहीं होता, जो केवल झूठ, पोस्ट ट्रूथ को झूठ भी कह सकते हैं, या ऐसी सच्चाई से जो इमेजिनरी सच्चाई है, चाहे जो सच्चाई नहीं भी है, उससे ये सारे गाइडेड होते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी इस आज के ज़माने में, आज सच्चाई जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है वो सच्चाई के रूप में पेश नहीं किया जा रहा। आप मेरे कहने का मतलब है कि आज अब जिस ढंग से घटनाएं वहाँ हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि जो विक्टिम है वही गुनाहगार है। आज सुबह में जब मेरी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी, तो हमारे एक कोलीग हैं एशिया डेस्क पे, नतालिया, पोलैंड की हैं, तो वो बात करते करते बोली कि जो रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि वो विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं पैलेस्टीन गाजा से कि जो काफ़ी विचलित करते हैं, और मैं रात भर सो नहीं सकी। मैंने भी बोला कि मैं अब तो सोशल मीडिया पे कम कर दिया जाना, और टीवी तो ऐसे भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो सारे जितने भी विजुअल्स आ रहे हैं, जितने भी जो वहाँ से रियलिटी निकल कर आ रही है, ऐसा है जैसे कि आपको हमेशा तंग करते रहेगा वो वाक्य, वो विजुअल्स हमेशा आपके जहन में चलते रहते। मैंने उनको बोला कि मैं जॉगिंग करने गया था, तो मैं दौड़ तो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में वही विजुअल्स दौड़ रहे थे। गाजा से जो विजुअल्स मैंने देखे, जो कराहते हुए इंसानियत के विजुअल्स वहाँ से निकल कर आ रहे, तो वही विजुअल्स दौड़ रहे थे। तो एक कंसर्न है, हम जो इंडिविजुअली बात करते हैं, बट पब्लिकली क्या है? आज सच्चाई ये है कि जो विक्टिम है वही गुनाहगार बनाए गए हैं। और अब पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स अब इसी में, सच्चाई जो रियल ट्रूथ है वो अब पोस्ट ट्रूथ हो गया। पोस्ट ट्रूथ मीन्स इज नॉट ट्रूथ। और हम चाहे वो आप पॉलिटिकली देखें कि किस ढंग से, अगर ट्रम्प का इलेक्शन हुआ अमेरिका में, तो उन्होंने सच्चाई को ऐसे मोड़ा, ऐसे लोगों को ये गुमराह किया कि एक पूरी अमेरिकन आवाम एक ट्रम्प जैसे व्यक्तित्व को वो वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। सिमिलरली ये आपको ब्रेक्जिट रेफरेंडम जब ब्रिटेन में हुआ, वहाँ भी अब लोग सफ़र कर रहे हैं ब्रिटेन में, लेकिन वहाँ भी इस ढंग से माहौल बना कि जो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। हमारे ही देश में जिस ढंग से हवा बनाया गया कि ये दुनिया कहाँ से कहाँ, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, सच्चाई हम देख रहे हैं। जो आज हमें रूल कर रहे हैं, उनकी सच्चाई हमें पता है। 10 साल हो गए, कहाँ हम चले गए, कहाँ थे, कहाँ से चले गए। अब तो हमें नहीं लग रहा, जो एक बड़ी आबादी इंडिया में इस चीज़ को मानती है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये पोस्ट ट्रूथ है, लेकिन उसको जो चीज़ हम जान रहे सच है, उसको दबाया जा रहा है, और जो झूठ है उसको आगे लेकर आ रहा है। वही चीज़ अभी हम इज़राइल पैलेस्टीन के इशू पे, यही अब जो हम देख रहे हैं, यही हो रहा है।
अब सोचिए इस चीज़ को, अगर अभी जो इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में ले जाएं इस कॉन्फ्लिक्ट को, हम भी कभी गुलाम थे, लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। आज का अगर मान ले आज इंडिया लड़ाई लड़ती अंग्रेज़ों से, तो अब जो कांग्रेस के जो लड़ाई लड़ रहे थे और भी जितने भी रेवोल्यूशनरी लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, आज माहौल ऐसा बनता कि आप इंडिया अगर इंडियंस अगर आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं तो गलत है, ब्रिटिशर्स सही हैं रूल करते हुए, उनको भी स्पेस मिलना चाहिए इंडिया में। ये सच्चाई होती है। आज के अगर हम पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में ले जाएं तो आज यही है कि जो रूल्ड किए जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन पे वो शासन कर रहे थे, अब और जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो गुनाहगार हो जाएंगे। अभी के ज़माने में वो विक्टिम नहीं है। वही चीज़ अभी पैलेस्टीन में हो रहा है। और अब ये पैलेस्टीन का जो पोस्ट ट्रुथ है, ये इससे काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में अभी जिस ढंग से आप मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, और जितने भी नैरेटिव है सेट किए जा रहे हैं, वो ऐसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि जो विक्टिम्स है, जो वहाँ पे करा रहे हैं, उनके लिए कोई संवेदना नहीं, उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, और आवाज़ भी नहीं उठा रहे। अब तो ये भी बात हो रही कि बहुत सारी कंट्रीज, इवन अमेरिका जैसे कंट्रीज में जहाँ पे डेमोक्रेसी का वो इतना प्राउड फील करते हैं और इतना खुलापन है, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में भी अब प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं कि आप पैलेस्टीनियंस के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने तो नौकरी तक खो दी कि वो पैलेस्टीनियन इश्यूज़ पे वो बोल दिए और पैलेस्टीन के लिए बोले, तो कुछ लोगों की नौकरी भी चली गई। तो आज ये है, अब हम ये भूल गए कि जो इतना जिस ढंग से अटैक इजराइल कर रहा है गाज़ा पे, अब लोगों के जहन से चला गया कि ये शुरुआत कैसे हो, हमास ने अटैक किया, अब हमास का तो जिक्र नहीं है। अब हमारे जहन में केवल ये है जो इजरायली ताकतों की जो बर्बरता है गाज़ा पे, हम इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। और हम ये जैसे वी आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग टू लाइव्स, हम अब है पैलेस्टीनियन लाइफ अलग है और इजरायली लाइफ अलग है। इजरायली ज़िंदगी की कीमत ज़्यादा है पैलेस्टीनियंस की नहीं। अब यही दिखाया जा रहा है, और ये दिखाया केवल इजराइल के थ्रू नहीं जा रहा है, ये दुनिया की ताकतें दिखा रही है। यही हो रहा है। आप जब इंटरनेशनल कम्युनिटी डे इन एंड डे आउट इतनी बर्बरता देखते हुए 3,000 के करीब लोग मर गए गाज़ा में, कितने बच्चे 700-800 बच्चों का फिगर है, इतने आपने उनके घरों पे बिल्डिंग से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो जहाँ पे लोग रहते हैं। वो सारे लोग तो हमास नहीं है, सारे लोग तो गुनाहगार नहीं है, उनको आप क्यों मार रहे हो? ये कहाँ का नियम है? तो ये जब ये सच्चाई है तो अब कैसे रिएक्ट करें? अब देखिए इंडिया में भी अभी जब जस्ट मैं आ रहा था तो यूपी के चीफ मिनिस्टर का मैं बयान पढ़ रहा था कि भाई यहाँ आप मॉनिटर करें, कोई प्रोटेस्ट नहीं करे, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के लाइन के खिलाफ कोई जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब ये है, ये इंडिया में ये सच्चाई नहीं थी। इंडिया हमेशा पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ाई लड़ा और हमेशा खड़ा रहा, वो चाहे आज़ादी के पहले हो, आज़ादी के बाद तक। अब दूसरी सच्चाई है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रुथ। तो ये है। अब हमास की बात करें। हमास अलग अलग ढंग से लोग बयां करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कुछ मीडिया उन्हें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कुछ उन्हें पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट बोलते हैं। अब हमास का जन्म कैसे हुआ, उसका ये भी तो जानना चाहिए। हमास को किसने क्रिएट किया और किसने स्पेस दिया इतना बड़ा? हमास तो पहले हम यासिर अराफात के PLO को जानते थे, पैलेस्टीन से तो वही लोग, जब हम ग्रो कर रहे थे तो
पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय यासिर अराफात, इसका ही जिक्र होता था। हमास तो अब न्यूज़ में आने लगा। तो हमास को इन्होंने सह दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने सह दिया टू काउंटर पीएलओ। अब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने के लिए आपने हमास को स्पेस दिया। हमास एक वो स्पेस में आना चाह रही थी जहाँ पे उनको लगा, हमास को, कि जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन कॉज को बेच देगी। तो हमास आ गया और इसको आने में मदद किया। किसने इसको आने में मदद किया? वेस्टर्न वर्ल्ड में वो ताकतें जो ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कमज़ोर करना चाहती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। हमास धीरे धीरे स्पेस पाती गई और आगे बढ़ती गई और वो इस पैलेस्टीनियन की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन गया। ये अब ये हमास का, अब जिस ढंग से हमास का इस्तेमाल शुरू में वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया उनको आगे देने में, स्पेस देने में, टू काउंटर यासिर अराफात, पीएलओ, उसी ढंग से अब पैरेलल उसका अफ़गानिस्तान में कैसे अमेरिका ने मुजाहिदीनों का इस्तेमाल किया रशिया को काउंटर करने में, और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीनों का इस्तेमाल करने के बाद वो चले गए, अफ़गानिस्तान को उनके ही हालात पर छोड़ दिया। लेकिन हमास के साथ ये बात नहीं, हमास का इस्तेमाल किया, लेकिन हमास ने अपने कॉज पे अपना जो उनका जो ओरिजिनल एम था टू टॉक अबाउट पैलेस्टीनियंस रहे, उनका हमास का मेथड ऑफ स्ट्रगल इज गन। अब वक्त ये ऐसा है कि जो 9/11 और उसके बाद बहुत सारी जो घटनाएं हुई, उसके बाद ये वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की। वायलेंस अगर आप जस्ट कॉज के लिए भी कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसमें हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन और जो भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में हो, उनको अब ये सोचना है कि जो ये इस मेथड ऑफ स्ट्रगल जायज़ है क्या, और मेथड ऑफ स्ट्रगल जिससे आपको कैप्चर करना है इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, आपको रेलिवेंट रहना। इतनी तबाही होने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि जो कहाँ कि मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या होना चाहिए। और ये तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे आपको डोमेस्टिकली भी बहुत सारे पैलेस्टीनियंस भी अब मजबूरन, जो पहले हमास के साथ नहीं जुड़ते थे, अब जुड़ना पड़ रहा है बिकॉज वो आवाज़ बन गए। लेकिन एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है उस ग्रुप की जो जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो, कि आप मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या होना है। वायलेंस डज नॉट लीड एनीवेयर। इंडिया में तो गांधीयन मेथड था, अगर ये मेथड हो सकता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग कि पैलेस्टीनियन कॉज इररेलिवेंट नहीं हो जाए, और हमास ही इसको रेलिवेंट रखा। ये भी सच्चाई है, हमास ने ही पैलेस्टीनियन कॉज को रेलिवेंट रखा। आप पीएलओ के जितने भी लीडर्स हैं वहाँ पर उन पे काफ़ी करप्शंस के चार्जेस एंड ऑल, वो एक सत्ता भोगी हो गए। हमास और फिर प्लस जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थे, चाहे अरब वर्ल्ड हो, चाहे और भी इंडिया जैसे मुल्क हो, वो अपने को रीडिफाइन करने लगे उनके कॉज में। हमास ने हमेशा इस चीज़ को रखा ध्यान में कि जो पैलेस्टीनियन कॉज को हम इंटरनेशनल इमेजिनेशन से गायब होने नहीं देंगे, और हमास इस चीज़ में सक्सेसफुल रहा है। अब हम तो नॉर्मल टॉक्स में भी पैलेस्टीन का अब जिक्र नहीं करते थे 2 सप्ताह पहले तक, 1.5 सप्ताह पहले तक, अब हम बात करते हैं बिकॉज ऑफ हमास। उसने इसको रेलिवेंट रखा और ये ज़रूरी था। हम ये हमास के मेथड ऑफ जो लड़ाई है उससे हम एग्री नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो एम है कि टू कीप अलाइव द पैलेस्टीनियन कॉज, वो सक्सीड कर रहा है। और अब सारे लोग बात करने लगे। अब अरब वर्ल्ड जो देखिए, अब इतिहास तो अब जब इवॉल्व होता है तो चीज़ें उसके अनुसार लोग आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अरब वर्ल्ड में आप देखिए यूएई
एक ज़माने में काफ़ी पैलेस्टीनियन कॉज के लिए काम करते थे, काफ़ी मुखर होकर बात करते थे। अब उनको लगा कि जो हमें ऑयल इकोनॉमी से डिपेंडेंसी ख़त्म करके मॉडर्नाइज करना है, दुनिया में इंटीग्रेट होना है, तो दे स्टार्टेड कंप्लीट एक सेकुलराइजेशन का दौर चला। उनको लगा कि सेकुलराइजेशन के दौर में वहाँ पे अगर हम इस्लामिक कॉजेज़ को, अब वो एक प्रॉब्लम यही है कि पैलेस्टीनियन को भी इस्लामिक कॉजेज़ से जोड़ दिया। एक कोशिश है, पैरेलल कोशिश रहा है कि पैलेस्टीनियन कॉज इज़ एन इस्लामिक कॉज। इट्स नॉट। पैलेस्टीनियन कॉज इज़ पैलेस्टीनियन कॉज। एक लड़ाई है वहाँ पे उनके वजूद की, वहाँ पे उनको अपने ज़मीन की। और इस चीज़ में ये है कि अरब वर्ल्ड इस चीज़ को भूल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप जब डिस्टर्ब्ड तो होंगे ही जब मसला सॉल्व नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने कुछ साल पहले अनाउंस कर दिया कि वो वहाबिज़म को प्रमोट नहीं करेंगे, वो मॉडर्नाइज करेंगे अपने को। और उन्होंने 2030 विजन दिया, और उससे ये सब करने के लिए फिर और एक सऊदी अरेबिया ने ये भी अनाउंस किया कि ग्रेजुअली ऑयल से डिपेंडेंसी ख़त्म करना है। हमारा जो मेन है ऑयल, उस पर निर्भरता कम करके हम दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे। तो 2030 विज़न, जो सऊदी अरेबिया का जो 2030 विज़न है, उसमें वो नए सिटी क्रिएट कर रहे हैं, नए एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, नए पोर्ट्स बना रहे हैं, काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। तो उनको लगा कि अगर हम पुराने कॉज को साथ लेकर चलेंगे तो इसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। तो उन्होंने भी इसको दरकिनार किया, और जो आप लोग जानते ही होंगे कि जो एक सऊदी अरेबिया इजराइल से बात कर रहा था कि हम एक नॉर्मलाइजेशन के लिए, और उसमें यूएस सह दे रहा था। अब उसमें ये पैलेस्टीनियंस को लगा, हमास को लगा कि हम अगर ये सऊदी अरेबिया भी छोड़ दें तो हम तो इरेलीवेंट हो जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स आए इनटू प्ले और ये घटनाएं हुई। कहने का मतलब ये कि आप अपने ही रीजन में अगर टेरिटरी डिस्टर्ब्ड है, एक बहुत बड़ी आबादी डिस्टर्ब्ड है, और आप सोच रहे हैं कि उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, संभव नहीं है। वो तो आपको हर्ट करेंगे जिस ढंग से भी करें। अब इंडिया का रोल, अभी आपने सुना ही होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि जो हम इजराइल के साथ हैं। फिर 4 दिन के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि हमारा स्टैंड साफ है कि हम सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं और कंडेम भी करते हैं। तो उन्होंने नुआंस्ड किया। अब इंडिया वो अब ग्लोबल साउथ की बात करता है। आप G20 में अगर आप कवर करते होंगे तो उन्होंने बोला कि वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। व्हाट इज द ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ इज वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बैकवर्ड है, उनकी आवाज़। यहाँ पे आवाज़ कहाँ है? आप तो ग्लोबल साउथ की बात नहीं करें। अगर ग्लोबल साउथ के कॉज पे आप सही रूप में संजीदा हैं तो आपको तो पैलेस्टीन का बात खुलकर बोलना चाहिए। आप इतनी बर्बरता हो रही है गाज़ा पे, इतने लोग मारे जा रहे हैं डे इन एंड डे आउट, आप एक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। अगर इजराइल आपका मुल्क है, आपका दोस्त है, तो आप उनको समझाइए कि मत करो। आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर ले इतने। आप देखिए यहाँ पे सिविल सोसाइटी लोग, कुछ ग्रुप सहमे रूप से ही सही स्ट्रीट्स पे आ रहे हैं। आज भी हम एक कवर किया, कल केरला में भी था, परसों 2 दिन से केरला में भी चल रहा है। तो लोग आ रहे हैं। सरकार को भी ये चीज़ समझना होगा कि जो अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उसमें पैलेस्टीन अलग नहीं है, आप उसको उठाना पड़ेगा। हम अपने हिस्टोरिकल लीगेसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसमें चाइना रशिया का रोल भी इम्पोर्टेंट है। रशिया ने अभी तक ये है कि
उन्होंने इज़राइल का साथ नहीं दिया। इन्होंने पैलेस्टीन के बारे में बात किया। चाइना ने भी काफ़ी नुआंस्ड। तो एक देखिए, एक वॉइस तो जो दुनिया में दो खेमे जो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें अगर यूएस एक तरफ जो खेमा बना रहा है जिसमें इंडिया शामिल हो रहा है, दूसरी तरफ रशिया चाइना है और जो अपना ही खेमा बना रहा है, तो उसमें वो बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और इंडिया मिडिल पाथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन मिडिल पाथ इंडिया का है नहीं, वो तो ज़्यादा झुकाव इनका वेस्ट की तरफ है। अब इसमें इन द्वंद्व में ये जो लड़ाई है ईस्ट वेस्ट दो खेमे की, उसमें पैलेस्टीन कहाँ फिट होता है? अब जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि जो पैलेस्टीनियन कॉज को कैसे रेलिवेंट रखा जाए। चाइना एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसमें। चाइना जिस हिसाब से एक उन देशों की आवाज़ बनकर निकल रहा है जो एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, और वो भूमिका निभाना चाहता है जिसमें जो अमेरिका कतराता है और वो निभाना नहीं चाहता। तो ग्रेजुअली पैलेस्टीनियंस को भी एक रिलेशनशिप ग्रो करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और चाइना बात भी करता है इसकी। इंडिया अगर आप इतने बड़े मसले पे इंडिया साइलेंस मेंटेन करता है, इंडिया अगर आप पीछे रह जाते हैं बात उठाने में, तो आप अपने हिस्ट्री के साथ ही एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि इंडिया को कभी भी पैलेस्टीनियन, आप कितने भी इजराइल के साथ हो जाएं, उस पैलेस्टीनियन का साथ नहीं देना। विडंबना देखिए, आज इंडियन मीडिया इजरायलियों को इनोसेंट मान रहे हैं, एक ऑक्युपाइंग फोर्स का ही ये वकालत कर रहे हैं। अब इतना डिफ़िकल्ट होता है टीवी को देखना, चाहे इन जर्नलिस्टों की बात सुनना। अब वो इतने कट ऑफ हो गए हैं मेन स्ट्रीम में, जो लोगों की फीलिंग्स हैं, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द फीलिंग, जिनके फीलिंग्स है, मीडिया कट ऑफ हो गए, लेकिन उनके पास पावर है और उनकी आवाज़ बनी हुई है। हम लोग भी इन ए वे लड़ाई लड़ रहे हैं, अब एक अलग ढंग की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी बात भी रखी जाए। एक गाजा उस तरफ और एक तरफ हम भी स्ट्रगल करें कि हम भी अपनी बात रख सकें, हमारी भी आवाज़ सुन सके, हम भी इस जो कोट एंड कोट अमृत काल में इररिलेवेंट नहीं हो जाए, है ना। तो ये है, अब उधर पैलेस्टीन की लड़ाई है, इधर हमारी लड़ाई है, लड़ाई एक है। अब इसको कैसे आगे ले जाना, चैलेंज ये है। अब जहाँ तक अब कैसे एक दो चीज़ में, और जो मिडिल ईस्ट अब कैसे इवॉल्व होगा, आगे का रास्ता क्या है। मिडिल ईस्ट अब इतना होने के बाद अमेरिका की सोच थी कि जो सऊदी अरेबिया से दोस्ती हो जाएगी अगर इजराइल की, तो हम जो अभी फ्लक्चुएशन ऑयल प्राइसेस में देखते हैं वो नहीं होगा। सऊदी अरेबिया को हम मैनिपुलेट करके उनसे जब भी चाहेंगे तो आप प्रोडक्शन ऑयल का बढ़ा देंगे, प्लस इजराइल को एक नॉर्मल कंट्री का स्टेटस दे देंगे। अब जिस ढंग से अरब वर्ल्ड में आवाम की आवाज़ उठ रही है, जिस ढंग से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के रूलर्स को भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो अभी वो वक्त नहीं है कि आप इजराइल के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सेटबैक होगा, और जो भी आप चाहे किंगडम हो चाहे डेमोक्रेसी हो, आवाम की आवाज़ को आप धकेल कर आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो मिडिल ईस्ट की रियलिटी है जो वहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, अगर ये वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो उनको दरकिनार करेंगे, जो पॉपुलर वॉइस को
सेंटिमेंट्स को अगर वो दरकिनार करेंगे। और एक सवाल ये है कि पैलेस्टीनियन कॉज इज ए कॉज ऑफ एन ऑप्रेस्ड। ये हम एक उनका केवल कॉज नहीं, अगर पैलेस्टीनियन कॉज अगर सप्रेस्ड हो जाता है इस दुनिया में, तो कोई भी कॉज सप्रेस्ड हो गया। आप एक कोशिश ये है कि जैसे आप रोहिंग्या का मसला देखिए, अब इंडियन मीडिया में, चाहे बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न मीडिया में ये नैरेटिव है कि रोहिंग्या टेररिस्ट, रोहिंग्या को विक्टिम्स नहीं मानते। एक कम्युनिटी जिसको म्यांमार ने बेदखल कर दिया, उन पे इतना जुल्म किया, अब दर दर भटक रहे हैं। आप अगर बांग्लादेश में उनके वहाँ पे चितगांव, हाँ, आप चले जाओ वहाँ पे, तो आप कॉक्स बाज़ार में चले जाओ तो आप देखो, उनको देखकर लगेगा नहीं कि ऐसे भी लोग रह सकते हैं। आप रोहिंग्या लोगों से इधर मिल जाओ, इन दिल्ली में, चाहे आप नूह में, चाहे कहीं भी, तो ये अब यही नैरेटिव पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, ये नैरेटिव तो किसी के भी खिलाफ बना सकते हैं। पैलेस्टीनियंस को भी ये डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी इनके कॉज को इरेलीवेंट बनाओ, इनके कॉज को डिमोनाइज करो, और इनके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल मीडिया में स्पेस न बचे। एक कोशिश है। अब कहाँ तक ये कोशिश सक्सीड होता है, मेरे ख्याल से अभी तो कहना सही बात नहीं होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये सक्सीड होगा। ये लड़ाई सबकी है, केवल पैलेस्टीनियंस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, आपकी है। और इसमें है कि जो इनको किसी भी ढंग से सक्सीड होने नहीं देना है। और इतिहास जो भी हो, आप इतिहास तो गवाह है कि पैलेस्टीनियन अरब्स को कैसे वो पूरे रीजन से हटाया गया, और अब कैसे एक रेफ्यूजी ही अपने घर में वो रह गए। ये बड़ी एक विडंबना है, बड़े ही सोचने वाली बात है कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहती है, जो संभव ही नहीं है। थैंक यू। उनकी राय से इत्तेफाक सबको हो, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपनी राय पेश की है, और यहाँ बैठे हुए सब लोगों की अपनी राय हो सकती है। तो ये एक मौजू है कि उनकी राय में एक चीज़ हो सकती है, आपकी राय में कोई और चीज़ हो सकती है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने प्रोफेशनली जिस तरह से सिचुएशन को एनालाइज किया और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है, यकीनन वो हम सब के लिए इस मसले की गहराई को समझने में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। डिबेट और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, और यकीनन ये मसला और मौजू ऐसा है कि इस पर कई घंटों अगर हम रखें तो भी हमारे सवालात ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, और मैं कुछ बातें अपनी इस सिलसिले में रखते हुए आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहता हूँ। एक बात तो मुझे ये अर्ज़ करनी है कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क का मीडिया भी उसी नैरेटिव को फॉलो कर रहा है कि ये एक ग्रुप का अटैक है इजराइल पर। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये ग्रुप का अटैक नहीं है, ये फ़िलिस्तीनी लोगों का इजराइल के साथ एक वॉर है जो 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ है, जो 1948 से जारी है, और जुल्म, सितम और नाइंसाफियों का एक सिलसिला है और एक सैलाब है, जिसको नज़रअंदाज करके हम इस पूरे मसले को नहीं समझ सकते। तो ये बात जो बार बार कही जा रही है कि एक ग्रुप है और उसको लोग टेररिस्ट कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं आप टेररिस्ट? क्या यूनाइटेड नेशंस ने उसको टेररिस्ट घोषित किया है? क्या हमारा मुल्क उसको ऑफिशियली टेररिस्ट मानता है? जब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वो ग्रुप ऐसा नहीं है कि ताकत के ज़रिए से वहाँ पर आ गया हो, लोगों ने चुना है उनको,
लोगों ने उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है गाजा के लिए, वो लोगों के इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग उन पर यकीन और भरोसा करते हैं, लोग उनके लिए जान देने को तैयार हैं, क्योंकि ये जो मसला है ये अपने मुल्क को हासिल करने का, वापस लेने का, आज़ादी का मसला है। ये कोई छोटा मसला नहीं है। कौन नहीं जानता कि गाज़ा को दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग और जो इंसाफ पसंद मीडिया है उसको ओपन जेल कहता है, कि गाज़ा को एक ओपन जेल बना दिया गया। और किसी हमारे साथी ने बहुत सही कहा कि जिनका जो मुल्क था वो अपने ही मुल्क में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, अपने ही मुल्क में उनको आज़ादी नहीं है और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, करा दिया गया है। 1948 से पहले इजराइल जैसे मुल्क का कोई वजूद नहीं था। 1948 में इसराइल नाम के एक मुल्क का वजूद जो है वो जालिमाना और गासिबाना तौर पर दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर किया, जो उस वक्त दुनिया में ताकत और क़ुव्वत रखती थी। और फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनियों का था, और आज़ादी से पहले भी हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क के जो लीडरान रहे हैं, महात्मा गांधी का वो कोट तो बराबर हम सब दोहराते हैं कि जिस तरह ब्रिटेन अंग्रेज़ों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मन बोलने वालों का जर्मनी है, उसी तरह फ़लस्तीनियों का फ़लस्तीन है। और आज तक भी हमारे मुल्क का ऑफिशियल स्टैंड यही है। आज तक भी हमारे मुल्क का ऑफिशियल जो स्टैंड है, अमल में मुनाफिकत है, चालबाजियां हैं, साजिशें हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, मुसलमानों से नफरत है, ये कई फैक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन शायद किसी मुल्क के लिए इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म एक ट्वीट करता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कुछ दिनों के बाद जो बयान आता है वो बिल्कुल अलग आता है, जो जस्टिस पर मबनी है। उसकी हम तायद और तारीफ़ करते हैं और वही हमारा ऑफिशियल स्टैंड भी है। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी कि मुल्क का वज़ीर आज़म कुछ और कहता है। और इस मुल्क की जो पॉलिसी, जो आज से नहीं बल्कि आज़ादी के वक्त से जो पॉलिसी है, फ़िलिस्तीन के एक आज़ाद फ़िलिस्तीन की रियासत को सपोर्ट करना, उसकी तायद करना, उसके कॉज में उसकी मदद करना, ये हमारे मुल्क का ऑफिशियल स्टैंड रहा है और आज तक वो स्टैंड बदला नहीं है। लेकिन ये अलग बात है, मुनाफिकत है, मुसलमानों से दुश्मनी है, लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इन सब को सामने रखते हुए हमारे वज़ीर आज़म का जो ये रवैया था, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और हम सब के लिए अफसोसनाक और शर्मनाक। एक और बात जो मुझे यहाँ अर्ज़ करनी है वो ये है कि हमारे मुल्क की आज़ादी का भी तज़किरा आया है कि मुल्क की आज़ादी जो 1947 में मिली और उसके एक साल बाद इसराइल भी बना। भारत की आज़ादी की जद्दोजहद 1857 से शुरू हुई, उसको नहीं भुलाया जा सकता। भारत की आज़ादी में हज़ारों लोगों की शहादतें और कुर्बानियाँ, वो उसकी आज़ादी में उसका एक कंट्रीब्यूशन है। वो अलग बात है कि आखिरी मरहले में एक ख़ास तरीके से आकर हमने आज़ादी ली, लेकिन उसके लिए जो हालात बने, उस हालात में इतनी कुर्बानियाँ मौजूद हैं इस मुल्क में, तो इस बात को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं होगा। ये बात सही है, वायलेंस, खून खराबा, कत्ल गारत, ये पसंदीदा नहीं है। इस्लाम भी उसको पसंद नहीं करता। इंसानी जानों की कदर व कीमत इस्लाम से ज़्यादा और कौन वाज़े करेगा, जिसमें कुरान में कहा गया कि एक मासूम की जान लेना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को कत्ल कर दिया गया। किसी मासूम का कत्ल जो है एक का, वो ऐसा है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया गया। और एक इंसान की जान बचाना ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों की जान बचाई हो। तो जहाँ ये कंसेप्ट पाया जाता हो, जहाँ ये तस्वुर पाया जाता हो और इंसाफ हमारे
संजय साहब ने बहुत अहम बात कही है कि ये मसला सिर्फ अब मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों का भी है, इसमें मुस्लिम एंगल भी है, इसमें इस्लाम का एंगल भी है, लेकिन ये मसला इससे ज़्यादा इंसाफ का मसला है, जस्टिस का मसला है। लेकिन अफसोस की बात कि दुनिया के आज जो बड़े इदारे हैं, यूएनओ है, बड़ी ताकतें हैं, वो इंसाफ के साथ नहीं है, बल्कि वो जुल्म और जालिम के साथ है। ये अफसोस की बात है। यूएनओ, आप देख रहे हैं यूएनओ का स्टैंड सामने आया है, बहुत ही कमज़ोर, और आप जानते हैं कि यूएनओ किन के इशारों पर ज़्यादा चल रहा है, तो उससे आप कोई तवक्को नहीं रख सकते, उससे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तो बहरहाल जो कुछ इस वक्त वहाँ हो रहा है, हम सब के लिए अफसोस की बात है, तशवीशनाक है। और इसराइल की जुल्म ज़्यादतियाँ तो 1948 से वहाँ चली आ रही हैं। फ़िलिस्तीन के आबादी का बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में एक शरणार्थी के तौर पर रह रहा है। उनकी 3-3, 4-4 नस्लें गुजर गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़िलिस्तीनी आवाम का ये जज्बा, फ़िलिस्तीनी आवाम का ये इस्तकामत दुनिया के लिए एक मिसाल है कि एक इतनी बड़ी ताकत, जिसके पीछे पूरी मादी ताकत और दुनिया की ताकत लगी हुई है, लेकिन वो अपना हक हासिल करने की जद्दोजहद बावजूद इसके जारी रखे हुए हैं कि उनके सामने मौत है, उनके सामने तबाही है, इसके बावजूद वो अपने इस हक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरा, ये मसला इस्लाम और मुसलमानों का भी है। वो इसलिए है, और ये मसला सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का भी नहीं है। वहाँ बैतुल मक़दस है, वहाँ मस्जिद अक्सा है, वहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल है। उस पर सिर्फ फ़िलिस्तीनी अरबों का हक नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हक है। और उसका आज़ाद रहना और उसको इबादत के लिए आज़ादी के साथ वहाँ इबादत की जा सके, ये बात सही है। यरूशलेम जो है वो तीनों मज़हब के लोगों के लिए एक मुक़द्दस जगह है। ईसाइयों के लिए भी है, हमारे ईसाई भाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। और फ़िलिस्तीन में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, फ़िलिस्तीन में ईसाई भी थे, फ़िलिस्तीन में यहूदी भी रहते थे, और सब अपने तौर पर अपनी इबादत गाहों का उनको इख्तियार था कि वो अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सकते थे। लेकिन अब ये कि उस पर पूरा कब्ज़ा जो है वो इसराइल करे, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या होगी। एक और बात मेरे जहन में आ गई है, वो आपने में से बहुत से लोग सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे। इसराइल के बहुत से यहूदी मजहबी रहनुमा, आप उनके लिबास से, उनके हुलिये से उनको पहचान सकते हैं। यहूदी रहनुमा, यहूदी मज़हब के मानने वाले, वो फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। गाज़ा पर और फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हैं वो यहूदी मज़हब के मुताबिक नहीं है, यहूदी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और वो कह रहे हैं कि इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो यहूदी मज़हब की नुमाइंदा नहीं है। हम कभी कभी ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि पूरा इसराइल जो है और इसराइल में रहने वाले सारे यहूदी जो है एक जैसे हैं। वहाँ इंसाफ की बात करने वाले लोग मौजूद हैं, मज़हबी लोग भी मौजूद हैं, सहाफ़ी लोग भी मौजूद हैं। उनमें से कई से मेरी बराह रास्त मुलाकात भी हुई है, जो फ़िलिस्तीन के काज को सपोर्ट करते हैं और इसराइल की जुल्म और नाइंसाफ़ियों को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो ये अलग करके देखना होगा। इसराइल में वो मजहबी लोग भी मौजूद हैं जो यहूदी धर्म को, यहूदी मज़हब को फॉलो करते हैं और उनके पास उसकी वैल्यूज़ है। लेकिन ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ, ये वो तहरीक है जिसको जॉनिस्ट तहरीक कहा जाता है। ये वो ग्रुप है जो जॉनिस्ट ग्रुप है, जो मज़हब की आड़ लेता है, मज़हब की नुमाइंदगी नहीं करता है, और दिखाया जाता है कि पूरा इसराइल और पूरे यहूदी मज़हब के मानने वाले लोग उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है। तो इस हकीकत को भी हमें सामने रखना होगा। लेकिन वो आवाज़ें दबी हुई, वो आवाज़ें अभी
उभर कर सामने नहीं आ पा रही हैं। इसी से मिलती जुलती बात मैं अपने गुफ्तगू में लोगों से कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी तकरीबन भारत में भी ऐसी ही सिचुएशन पैदा हो रही है। भारत में भी एक तहरीक है हिंदुत्व की और दूसरा हिंदू धर्म के मानने वाले। इन दोनों को गड़बड़ कभी मत कीजिए। 120 करोड़ की आवाम में जो हिंदू मज़हब के मानने वाले या हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं, हिंदुत्व ये एक नफरत का नज़रिया है। हिंदुत्व एक एक्सक्लूजन का नज़रिया है, एक जुल्म और ज़्यादती का नज़रिया है। और ये गलतफहमी हमें नहीं होनी चाहिए कि इस भारत का 120 करोड़ जो हिंदू तबका है वो सब हिंदुत्व की तायद में है। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तकरीबन जॉइनिस्ट और यहाँ के हिंदुत्व फोर्सेस, इनमें बहुत सिमिलरिटी है। और इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि दोनों मुल्क की पॉलिसी अलग है, मुल्क का स्टैंड अलग है, इसके बावजूद उनकी दोस्तियां हैं। और सिर्फ दोस्तियां नहीं, अब तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। भारत और इस्राइल के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। अब तो वहाँ की खुफिया एजेंसियां हमारी एजेंसियों की मदद करती हैं। अब तो वहाँ की खुफिया एजेंसियां हमारी पुलिस और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की ट्रेनिंग देती है। कैसी ट्रेनिंग देते होंगे, ये सवाल मैं आप ही पे छोड़ता हूँ। और इसको मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त जिस सूरत हाल में हैं, बहरहाल इंसानों की जानें मोहतरम हैं, चाहे वो फ़िलिस्तीनियों की जानें हों या यहूदियों की जानें हों। इंसानी जान मोहतरम है, खून खराबा पसंदीदा नहीं है, लेकिन इंसाफ इससे ज़्यादा अहम चीज़ है। इंसाफ और अदल जो है इन चीज़ों से ज़्यादा अहम है। इसलिए इंसाफ जो है, जस्टिस को प्रिवेल करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो मुनाफिकाना जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है और ये जो ताकतें जिस तरह की चालें और साजिशें कर रही हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक्सपोज होंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। जो लोग हक पर हैं, कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है, इन्नज़्ज़ालिमीना बाज़ुहुम औलिया बाज़, जुल्म करने वाले जालिम लोग एक दूसरे के साथी और मददगार बने हुए हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं, जो खुदा से डरते हैं, जो इंसाफ पर हैं, जो अमन चाहते हैं, जो इंसाफ को कायम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मदद है। इंशाअल्लाह इन हालात से कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला वहाँ पर अमन अमान हो, जो नुकसानात हो रहे हैं जानी और माली वो रुकें। और फ़िलिस्तीनी भाइयों जो इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ़ में हैं, बहुत बड़ी परेशानी में हैं, इसराइल के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन हमारे फ़िलिस्तीनी भाई जो आज पानी के कतरे को तरस रहे हैं, बिजली नहीं है वहाँ पर और पूरा घेराव उनका कर दिया गया है। यहाँ तक कि पड़ोसी मिस्र ने भी वहाँ पनाह देने से मना कर दिया है। इसके असरात ये भी नज़र आते हैं और इंशाअल्लाह होंगे कि इन अरब ममालिक की आवाम भी अपने हाकिमों से सवाल करेगी, क्योंकि आवाम के जज्बात वो नहीं हैं जो हाकिमों का रवैया है। हाकिमों का रवैया आवाम के जज्बात से अलग है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अमन व अमान के हालात पैदा फरमाएँ। फ़िलिस्तीनियों को जो इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, अल्लाह ताला उनको उस मुसीबत से निजात दे और उनका हक, उनका मुल्क और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वो जल्द हासिल कर सकें। इस दुआ के साथ मैं एक बार फिर हमारे भाई संजय कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपने एनालिसिस और ख़यालात से हमको मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया। आप सभी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।